हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि हमारा यूपी पीजीटी टीजीटी का जो सिलेबस है उसकी सेकंड यूनिट जो है दोस्तों, फर्स्ट यूनिट यानी कि प्राचीन भारत की जो पूरा ऐतिहासिक काल है उसमें जो सेकंड यूनिट है सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे और हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ओके, सो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारी जो एक एक टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो कंप्लीट होते जाए। और ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जो है आए हुए हैं, ठीक है ना। और ये बुक जो है दोस्तों, ये दृष्टि आईएएस की बुक है और इससे तो हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप लोग कितने इनमें से सही होते हैं क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लास्ट में बताइएगा, ठीक है ना। वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोग बता सकते हैं। और मैं यही इसी उम्मीद के साथ आप लोग से जुड़ी हूँ दोस्तों कि आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि जो डेट है दोस्तों वो जून में चली गई है हम लोग की पीजीटी की, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पुरानी वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी, अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। लोगों की धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण 326 के पूर्व भारत में कोई सभ्यता नहीं थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्री दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खोज की। दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा की और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, इसको याद में रखिएगा, क्योंकि ऐसे मैचिंग में भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो जो कालांतर में सर जॉन मार्शल और माधव स्वरूप बस, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टेइन, अमलानंद घोष, जेपी जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। इससे पता चलता है कि इन अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ा। नामकरण कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक था और इसके जो प्रारंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सबसे पहले खुदाई होती है, वहीं से इस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं और कुछ साक्ष्यों के आधार पर ही इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, और जहाँ पर ये सबसे पहली बार खुदाई हुई थी यहाँ पे जो हड़प्पा था, हड़प्पा नामक स्थान पे जो कालांतर में अभी जो है पाकिस्तान में स्थित है, तो इस जो सिविलाइजेशन का नाम जो है हड़प्पा पड़ा, है ना, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ओके, और सिंधु घाटी जो सिंधु नदी थी उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में जो भी स्थान आते थे, जैसे कि रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर, इस क्षेत्रों में इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे, है ना। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता के नाम से संबोधित करते हैं, यानी कि हड़प्पा के नाम से ही जानी जाती है यह सभ्यता। और सिंधु घाटी के क्षेत्र में होने के जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ओके, भौगोलिक विस्तार की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इस मैप को आप बना लीजिएगा, अगर आपने नोट्स तैयार कर रहे हैं तो इसमें आप लोग जो है नोट्स तैयार करते हुए ये जो डायग्राम है इसको बना लीजिएगा। सिंधु सभ्यता आपके जो उत्तर में है, जम्मू कश्मीर में मांडा से साक्ष्य मिले हैं,
और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है ना, आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये साउथ की बात करें तो दैमाबाद में, ये पूर्व हो गया, ठीक है, पूर्व यानी कि ईस्ट। दैमाबाद महाराष्ट्र में, और यहाँ पे सुतका डेंगोर ये बलूचिस्तान में है, पश्चिमी सीमा। तो उत्तरी सीमा आपकी जम्मू कश्मीर मांडा में कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। दक्षिणी सीमा की बात करें तो महाराष्ट्र में दैमाबाद, और उत्तरी सीमा की बात करें तो ये पूर्वी सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की आलमगीरपुर, और यहाँ पश्चिमी की सीमा की बात करें तो बलूचिस्तान सुतकांडेगोर है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, ये कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, और इसका उद्भव है ताम्र पाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। ओके, और इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। ओके, तो ये देखिए जो संधव सभ्यता है इसका भौगोलिक विस्तार की बात करें, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक है, पश्चिम में सुतकांडेगोर की से लेकर जो है पूर्व में आलम जो गिरपुर है मेरठ तक यह फैला हुआ है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर तक है, पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। अभी तक उत्खनन हो रहा है, और अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका, ठीक है। यह जो सभ्यता है यह त्रिभुजाकार में इस तरीके से है, थोड़ा सा है ना, तो इसका जो वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अगर इसको नापेंगे तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ओके, और सबसे पहले जो है चार्ल्स मैनसन ने 1826 में इस सभ्यता का पता लगाया था, जिसका वर्णन इन्होंने 1842 की जो पुस्तक थी इनकी, उसमें इसका प्रकाशन मिलता है। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। इन्होंने जो है पुरातत्वविद यानी कि जो उत्खनन करता है दयाराम साहनी ने उत्खनन किया। इसके बाद है प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया और सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज की, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा पड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो की खोज होती है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई, और ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों 1921 है ना, 1921 नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ये इसमें हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, है ना, रावी नदी पे। ओके, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। ओके, और रेडियो कार्बन 14C जो है C14 की नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया, यानी कि इस समय काल जब है इसको माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी मानी जाती है। ओके, और सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत जो है उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। इसके आधार पर ही कंकाल सबसे अधिक जो कंकाल प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो में हुए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर नियोजन सभ्यता थी, नगर योजना के आधार पर आधारित थी ये। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो नगरीय थी या फिर ग्रामीण थी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नगरीय। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान हमें पुरातात्विक अवशेषों अनुसंधानों से प्राप्त होता है। इसकी विशेषता है पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पे जो है ये काटती थी। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग जो है ऊंचे दुर्ग में निर्मित थे
और इस जिसमें कि शासक वर्ग निवास करता था। पहले वाले भाग जो होता था ऊंचे दुर्ग से निर्मित होते थे, जिसमें कि शासक वर्ग कार्य कर मतलब वहाँ पे निवास करता था, है ना। और दूसरा जो भाग था वह नगर या आवास का क्षेत्र था, जिससे कि जो कि बहुत बड़ा था, है ना, अपेक्षाकृत बड़ा था। और यहाँ पर सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर जो थे वो निवास करते थे। और सड़कों के किनारे जो की नालियाँ ऊपर से ढकी होती थी, घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होकर गुजरता था और नगर की मुख्य नाली में गिर जाता था। तो सड़क नियोजन और जो यहाँ पे बने घर जो है प्राप्त हुए हैं, इससे यह पता चलता है कि यह एक जो सभ्यता है इसमें नगर नियोजन की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा नगर की योजना लगभग एक समान थी। ये एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, और एक और ऑप्शन दे देगा चंदूदड़ो, है ना। इसमें से किन किन जगहों की, किन किन स्थानों की जो है नगर योजना लगभग समान थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा की नगर योजना जो है लगभग एक समान थी। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी में जो है पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। यानी कि कालीबंगा जो है दोस्तों, कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है और रंगपुर में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक घर में जो है एक आंगन होता था, एक रसोई घर होता था और एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं, यानी कि कुएं भी थे अधिकांश घरों में। वहीं पर बड़े बड़े भवनों का निर्माण हुआ था, जो कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो है विशेषता को बतलाते हैं। ओके, जो हड़प्पाकालीन नगर है उसके चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य था नगर को चोर, लुटेरों और दस्युओं से बचाना था। यानी कि जो नगर जो था वो बड़े बड़े किलों पर जो है बनाया गया था। इसका एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पे चोरी ना हो सके, है ना। जो भी उस टाइम के डाकू या लुटेरे थे वो इस क्षेत्र में ना घुस सके, इस वजह से जो है नगरों के चारों ओर किलेबंदी की गई थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जो है सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है ना। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? जो अन्नागार है। ओके, अन्नागार। और जो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है वो जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता, इसका निर्माण अद्भुत माना जाता है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य विशेषताओं में से ये भी है। आप लोग एक बार सिलेबस देखिएगा, है ना, कि नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं पूछा गया, इसी में से आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। नगर जो नियोजन थे इसकी प्रक्रिया में घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। ठीक है, लोथल में ऐसा नहीं होता था। इसके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि लोथल, है ना, लोथल की जो नगरों की जो लोथल में एक जो है नगर, इसमें जो घर में दरवाजे और खिड़की बने थे, इसकी जो मुख्य सड़कों की ओर खिड़कियां खुलती थी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसकी खिड़कियां और दरवाजे किस ओर खुलते थे। तो इसमें ऑप्शन दिया होगा आप लोगों का कि गलियों में, सड़कों पर या फिर घरों में। तो आप लोग का जो है आप लोग आंसर देंगे कि लोथल जो नगर था, है ना, इसका जो मुख्य घर का द्वार था, खिड़कियां थी, वो सड़कों की ओर नहीं खुलती थी। ठीक है ना, सॉरी, सड़कों की ओर ही खुलती थी। और जो अन्य जहाँ पे पाए गए हैं साक्ष्य, वहाँ के घरों और दरवाजों की खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी। ओके, और यह गलियों में खुलती थी। और मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें कि 4:2:1, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात क्या था? 4:2:1। लंबाई 4 थी, चौड़ाई 2 थी और मोटाई 1 थी। इसको ध्यान में रखेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट्स बना लीजिए। अब चलते हैं, बात करते हैं सब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में।
जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की जो अवशेष हैं सर्वप्रथम 1921 में खोजा गया हड़प्पा, जो कि वर्तमान में रावी नदी पर जो है स्थित है, बाएं तट पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में। तो आप लोग को याद रखना है रावी नदी, हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान में अभी है, पहले भारत में था, पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान में अभी स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है और यहाँ के निवासियों का एक बड़ा व्यापार था, ओके, जिसमें कि उत्पाद धर्म के कार्यों में संलग्न रहता था और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया था। ठीक है ना, जुड़वा राजधानी किसे कहा गया था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग बना था जो कि उत्तर और दक्षिण की ओर से 415 मीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा था। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। ठीक है ना, यह सिंध यानी कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी पे है मोहनजोदड़ो, इसको ध्यान में रखेंगे। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी पे है। ठीक है ना, और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी, जो कि इम्पोर्टेंट है, 1922 में की थी। शासन की व्यवस्था बताएं तो राजतंत्रात्मक नहीं थी, जनतंत्रात्मक थी। ओके, यहाँ पे जो है बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में जो सर्वाधिक स्थल है, इस महत्वपूर्ण स्थल है जो बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। ओके, इसमें जलाकुंड है, प्रांगण के बीच में एक जलाकुंड जलाशय बना है जिसमें कि लोग नहाते थे। ठीक है ना, देखिए इसमें एक जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो कि द्रवी मोम लॉस्ट वेस्ट मेथड से बनी हुई है नर्तकी की मूर्ति। चन्हुदड़ो की बात करें, चन्हुदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर पूर्व दक्षिण में है और सिंध प्रांत में यह स्थित है। इसकी खोज 1934 में की गई थी, एन गोपाल मजूमदार ने की थी। जो चन्हुदड़ो की खोज किसने की थी, 1934 में, और मजूमदार ने की थी। ठीक है ना, चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली। यहाँ पे क्या है, कैसी ईंटें मिली हैं, वक्राकार, और यहाँ पे कोई दुर्ग नहीं मिला है। यहाँ पे जो है यहाँ की संस्कृति झुकर झाकर के अवशेष मिले हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक नगर था जहाँ पर मणिकारी, मोहरे बनाने और भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। तो क्वेश्चन में आएगा कि जो ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे मुहर बनाने का कार्य किया जाता था, मनका बनाने का कार्य किया जाता था, या फिर कारखाना या भट्टी जो है ये कार्य किए जाते थे। तो चन्हुदड़ो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा कि चन्हुदड़ो के आगे आप लोग डैश कर लिखिए 1934 में इसकी खोज मजूमदार ने की थी और यह जो है पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में, और यहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली हैं। ओके, और यहाँ पे जो है झुकर झागर की अवशेष मिले हैं, जो संस्कृति है झुकर झागर। ओके, यहाँ पे मनका बनाने के कारखाने तथा भट्टी की खोज हुई है। नेक्स्ट देखिए लोथल। अब जो है नेक्स्ट जो है प्रमुख स्थल कौन था, लोथल। लोथल की बात करें तो यह गुजरात में है, जो कि भारत में स्थित है, अहमदाबाद जिले में। ओके, यह जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी पे, लोथल जो है भोगवा नदी। हमने जो हड़प्पा जो थी रावी नदी पे था, मोहनजोदड़ो किस नदी पे था, सिंधु नदी पे। ओके, लोथल जो है भोगवा नदी पे है। ओके, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने 1955 में की थी। यह एक प्रमुख बंदरगाह था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल जो है एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। ठीक है ना, लोथल में आप लोग याद रखेंगे इसकी खोज SR राव ने की थी, 1955 में की थी, और
यह 2 भागों में न बांटकर एक ही भाग में था, जो कि बड़ी बड़ी जो दीवारों से निर्मित था, है ना, दुर्ग टाइप की दीवारें थी। ओके, ये प्रमुख बंदरगाह था, इसको ध्यान में रखेंगे, लोथल, जो कि गुजरात में अहमदाबाद जिले में है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ओके, यहाँ पे अन्नागार रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों में सूची में शामिल कर दिया जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। यानी कि राखीगढ़ी ऐसा स्थल है जिसको कि ग्लोबल हेरिटेज फंड में इसे स्थान मिला है मई 2012 में। ओके, राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिले में। कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, गंगानगर में, जो कि घग्गर नदी पे। कालीबंगा किस नदी पे? घग्गर नदी पे। घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और मोहनजोदड़ो का अर्थ है क्या? मृतकों का टीला। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी पर। 1961 में बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी व्यापक खुदाई की थी। यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। यहाँ पे कच्ची ईंटों द्वारा भवनों का निर्माण हुआ था। जो यहाँ पे अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिलते हैं। अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों का जो है प्रमाण मिला है, जिसमें कि पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के ही प्रमाण मिलते हैं कालीबंगा में। तो कालीबंगा में आप लोग याद रखेंगे बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी जो है खुदाई करवाई थी की थी। ठीक है ना। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे घग्गर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान में स्थित है, और कच्ची ईंटों के जो है यहाँ पे भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, और अंत्येष्टि संस्कार जो है उसकी 3 विधियों का प्रमाण भी कालीबंगा से ही मिलता है। इसके बाद बनावली को देख लेते हैं। बनावली जो दोस्तों ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में, फतेहाबाद जिले में है। इसकी खोज 1973 में R.S. बिष्ट ने की थी। ओके, R.S. बिष्ट ने की थी। इस स्थल से कालीबंगा की तरह ही हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं, और जल निकास प्रणाली का अभाव है। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला हुआ है। कहाँ से? बनवाली से जो है मिट्टी का बना हल मिला है। ठीक है ना, मिट्टी का हल मिला हुआ है, और अधिक मात्रा में जौ मिला है। धौलावीरा की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा जो है यह कच्छ जिले, गुजरात के कच्छ जिले में है, और इसकी खोज 1967 में JP जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ओके, धौलावीरा जो है यहाँ पे एकमात्र स्टेडियम मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, खेल का मैदान जो है धौलावीरा में मिला है। धौलावीरा में जो है खेल का एक मात्र स्टेडियम मिला है। ओके, संदर्भ स्थलों से प्राप्त अवशेष, ये आप लोग जो है ये सूची देख लीजिए और इसका जो है नोट्स बना लीजिए। तो हड़प्पा में कब्रिस्तान, R37 सावधान पेटिका, शंख बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, इस उर्वरता की देवी की पहचान है, जो कि गेहूं जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक चक्र, साक्ष्य CP ये मिला है। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राजमुद्रांक, ये सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, चन्हुदड़ों की बात करेंगे, अलंकृत हाथी मिला है, वक्राकार ईंटें मिली हैं, और पहियों वाली गाड़ी मिली है, 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है, लिपस्टिक मिली है, हाथी, अलंकृत हाथी मिली है, मनके मिले हैं। कालीबंगा की बात कर लेते हैं। कालीबंगा में आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य ये पूछता है हमेशा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, सिलबट्टा इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, मनके, बेलनाकार मुहरे कहाँ पे मिले? कालीबंगा में। ओके, मिट्टी के खिलौने यहाँ पे मिले हैं। लोथल की बात करें,
जो लोथल जो है बंदरगाह मिला है यहाँ पे, धान चावल बाजरे का साक्ष्य मिला है, फारस की मुहर मिली है ना, तांबे का कुत्ता भी मिला है। सुरकोटदा घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली है? सुरकोटदा से। बनवाली की बात करें, बनावली की हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले हैं और जौ तांबे आदि मिले हैं। और हड़प्पाई लिखी की बात, एक मिनट, हड़प्पा और नदियों के नाम और उत्खननकर्ता वर्तमान स्थिति, इसको भी आप लोग नोट डाउन करिएगा दोस्तों, इससे भी आपके क्वेश्चन बनता है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने इसकी जो है खोज की थी 1921 में, ठीक है ना, यहाँ पे 1926 लिखा है, 1921 में। पाकिस्तान का है एक जिला है मोंटेगोमरी, यहाँ पे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में स्थित है, लरकाना में। चन्हुदड़ो सिंधु नदी अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी, सिंध प्रांत में स्थित है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है, बीबीलाल बीके थापा ने इसकी खोज की है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, फजल अहमद खां ने इसकी जो है खोज की है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर है भादर नदी के किनारे है और एस राव ने इसकी खोज की है, गुजरात में स्थित है। रोपण की बात करें दोस्तों, रोपण आपका पूछता है, सतलज नदी के किनारे है, यगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है, पंजाब का रोपण जिला में स्थित है। लोथल की बात करें, लोथल जो भोगवा नदी की तट पर स्थित है और एस राव ने इसकी खोज की है, SR राव ने, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। आलमगीरपुर जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है और खोजकर्ता जो है यगदत्त शर्मा है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर स्थित है। सुतका गेंडोर की बात करें, दास्क नदी के किनारे खोज जो है RL स्टेइन ने की है, पाकिस्तान के मकरान जिले में जो है यह स्थित है। बनावली की बात करें, सरस्वती नदी के तट पर स्थित था, RS बिष्ट ने इसकी खोज की, हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा की बात करें दोस्तों, धौलावीरा JP जोशी ने, RS बिष्ट ने, इसकी दो लोगों ने खोज की थी, गुजरात का जो है कच्छ जिला, वहाँ पे जो है ये स्थित है। हड़प्पाई लिपि की बात कर लेते हैं। हड़प्पाई लिपि जो है 64 मूल चिन्ह है इसमें, जो कि सेल खड़ी की आयताकार मुहरों तांबे की गुटिकाओं पर मिलते हैं। तो सेल खड़ी की जो आयताकार मुहरें हैं वो कहाँ मिलती हैं? हड़प्पा कालीन जो है, हड़प्पा काल में सेल खड़ी मिलता है, ठीक है ना। इस लिपि का पुराना नमूना 1853 में मिला है। ओके, सामाजिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर पारिवारिक थी। मातृदेवी की पूजा होती थी। मातृदेवी इम्पॉर्टेंट है। मातृदेवी की पूजा किस काल में होती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है ना। मुहरों पर अंकित चित्र जो है, इससे यह पता चलता है कि मातृसत्तात्मक जो वहाँ का समाज था, मातृसत्तात्मक था। ओके, और इसमें विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग मौजूद थे। जो आवास से, जो रहने का स्थान था, आवास लोगों की समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। ओके, और जो हड़प्पा वासी लोग थे, साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे और यहाँ पे प्रसाधन मंजूषा मिली है। चन्हुदड़ों में लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधु जो सभ्यता के लोग जो है सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, दोनों वस्त्रों का यूज करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ या पासा खेलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। ओके, यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, मापतौल प्रणाली का भी के विषय में जानते थे, है ना। यहाँ के लोगों का युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे। जो यहाँ जो संध्या सभ्यता है उसकी खोजों से मिला है कि जो संध्या सभ्यता के लोग थे वह युद्ध प्रिय तो नहीं थे, शांति प्रिय ज़्यादा थे। राजनीतिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक जीवन जो है, यहाँ पे वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे लोग और ऐसा माना जाता है कि शासन की व्यवस्था में वणिक या व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी।
हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन रचनात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। ओके, आर्थिक जीवन की बात करें तो इसमें कृषि प्रधान यह सभ्यता थी और व्यापार इसमें किया जाता था। इस काल की अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारों में दक्षता, समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। ओके, सभ्यता की इस जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो लोथल है, रंगपुर है, कोटदा है, प्रभा सपाटन है। ठीक है ना। और यहाँ पे दशमलव प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता था। मापतौल की इकाई जो थी 16 के गुणक में होती थी। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। दशमलव प्रणाली का यूज जो है वो हड़प्पा कालीन जो है सभ्यता थी उसमें किया जाता था माप में। ओके, यहाँ पर जो है लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। ओके, धार्मिक जीवन बात कर लेते एक मिनट अभी। यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न जो था दोस्तों वो गेहूं और जौ था। कृषि कार्य हेतु पत्थर और कांसे के औजारों का यूज होता था। फावड़ा या फाल नहीं मिलता है यहाँ पे। और लकड़ी के जो हल होते थे इसका प्रयोग लोग करते थे। कृषि पदार्थों की आपूर्ति हेतु ग्रामीणों क्षेत्रों से होती थी और जो कि अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए थे। कृषि उन्नति के जो साथ पशुपालन का भी विकास इस सभ्यता में देखने को मिलता है, जिसमें कि कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, भैंस आदि, गाय, गधे, सुअर, कुत्ते होने का अनुमान भी मिलता है। गुजरात के निवासी हाथी को पालते थे। धार्मिक जीवन की बात करते हैं दोस्तों। अब धार्मिक जीवन कैसा था। संधव जो निवासी थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष, पशु तीनों रूप में करते थे। ईश्वर की पूजा जो है मानव के रूप में, वृक्ष के रूप में, पशु के रूप में, तीनों रूप में करते थे। इस सभ्यता के लोग जो है दोस्तों भूत प्रेत, तंत्र मत आदि में विश्वास करते थे और ताबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने के कुछ साक्ष्य मिले हैं कुछ जगहों पे, जैसे कि चंहुदड़ों में बलि प्रथा के दृश्य मिलते हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि बलि प्रथा भी प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ओके, इस सभ्यता के लोग जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे, रुद्र देवता की, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। ओके, और कालीबंगा से जो अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से दोस्तों अग्निकुंड प्राप्त हुआ है और इसके आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक आदि की भी पूजा की जाती थी। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। और यहाँ पे लोग जो है स्वास्तिक और चक्र सूर्य की पूजा भी किया करते थे। संधव वासी जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। संधव घाटी सभ्यता के लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके थे, जैसे कि पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। ओके, और हड़प्पा जो सभ्यता थी इसमें एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है, जिसमें कि उर्वरता की देवी का प्रतीक माना गया है। अब मेन बात कर लेते हैं दोस्तों। मेन जो सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसका, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी की उत्पत्ति की तरह इसका पतन भी कोई उत्तरदायी कारण नहीं है। सभ्यता के जो प्राचीन अवशेषों से हमें यह प्राप्त होता है कि अंतिम समय में यह पतोन्मुखी रही है और द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ और यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। ओके, कुछ विद्वानों ने माना है कि बाह्य और आर्यों के आक्रमण के कारण इसका पतन हो गया, बाढ़ के कारण हुआ है, जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। जॉन मार्शल ने माना है कि यह जो है जॉन अर्नेस्ट मैके और एस राव ने माना है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। व्हीलर ने माना है कि बाह्य आक्रमण हुए थे, आर्यों के आक्रमण हुए थे, इस वजह से यह सभ्यता का पतन हो गया है। अमलानंद घोष की बात करें तो जलवायु परिवर्तन का कारण मानते हैं। साहनी की बात करें दोस्तों तो साहनी जो है इन्होंने जल प्लावन या भूतात्विक परिवर्तन को माना है। सर जॉन मार्शल की बात करें प्रशासनिक शिथिलता को कारण माना है इसके अंत का। और
KUR कनेडी ने प्राकृतिक आपदा या मलेरिया या महामारी से इस सभ्यता का पतन हो गया, ऐसी चीज़ें मानते हैं। संध्या सभ्यता की जो देन है, क्या दिया संध्या सभ्यता ने, तो दशमलव प्रणाली, जो दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कें, नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृदेवी की पूजा, प्रकृति की पूजा, शिव की पूजा, लिंग की पूजा, योनि की पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि प्रतीक के रूप में, ये सारी चीज़ें जो है सिंधु सभ्यता से जो है मिलती है। ओके, अब हम लोग इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग को कैसा लग रहा है यह टॉपिक, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर, यह सीरीज कैसी लग रही है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, सोहगौरा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोहगौरा जो है यह हड़प्पा का स्थल नहीं है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह एक लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों ही सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, लौकिक की सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे और कपास के वस्त्र भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करती है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। सो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वे देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है ना। हमने तो ऐसा ये विशाल महल वाला तो हमने देखा नहीं, मंदिर वगैरह तो देखा नहीं, और युद्ध में घोड़ों का यूज भी हमने नहीं देखा है ना कहीं पे, तो देवी देवताओं की ही पूजा करते थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण किया गया है नहीं किया गया है? दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन जो है हमें आते हुए भी गलत हो जाता है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं ना। नहीं हुआ है, इसमें लिखा है नहीं हुआ है, गाय, हाथी, गैंडा, बाघ, है ना। गाय, हाथी और गैंडा, बाघ में जो है गाय का जो है निरूपण नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? R.D. बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा B.A. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लोथल। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा भोगवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी? सिंधु थी, झेलम, चिनाब, गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु घाटी थी, सिंधु नदी थी, चेनाब नदी थी और झेलम नदी थी, सिंधु की सहायक नदियाँ। ओके, ये तीनों है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह, इसका आंसर होगा वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीगर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं, दिए गए कारण बताना है। लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने के कारण घटनाएं होती रही, मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती रही, उर्वरता है ना। फिर क्या है, भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे अपलावन हुआ, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। सो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो कि इनमें से क्षीणतम कारण को इंगित करिए, यानी क्षीणतम मतलब सबसे कम जो आपको लगता है उसको
आप लोग को आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा अपने खेतों में हल चलाते थे। हड़प्पा वासी जो है अपने खेतों में बीजों की छिटका बुआई करते थे। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। यही जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषताओं के रूप में मनका बनाने के लिए कौन सा सत्य नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत, अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? शिल्प तथ्यों में असाधारण। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है जो है आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। कल बात करते हैं हम लोग, कल की वीडियो में इसको मिलते हैं।